Thank you, everyone. I wanted to congratulate ABP Network and team. Why? Because ABP Network, they have organized summit in Hyderabad, Telangana. Now, national media is looking towards Telangana. So first, ABP has taken a decision to organize a summit in Hyderabad. I'm welcoming to Telangana ABP network. आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने, मगर कुछ नेता लोग लीडर बनकर इस देश को आगे चलाने के लिए कोशिश की। उन्हीं में से बार बार लगातार इस जनता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सोचा था, फर्स्ट राउंड ऑफ लीडरशिप इज पंडित जवाहरलाल नेहरू एज वेल श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं इस देश राजनीति को आज़ादी के बाद लोग सोच रहे थे रोटी कपड़ा और मकान। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक 30 साल कुछ कम, यही स्लोगन से इस देश के जनता तड़प रहे थे, लड़ रहे थे, हासिल करने के लिए कोशिश किए थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज टेकन a revolution, एजुकेशन एंड इरिगेशन। इस देश जनता को इरिगेशन इज, एग्रीकल्चर इज अवर कल्चर। कल्चर से इस देश को जोड़कर देश तरक्की करने के लिए जो कोशिश किया, उनके कोशिश की वजह से बाक्रानंगल डैम से लेकर नागार्जुन सागर तक, श्रीशैलम डैम से लेकर श्रीराम सागर तक, हिंदुस्तान में कोने कोने में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बना हुआ है, और एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज, आज हिंदुस्तान दुनिया से जो मुकाबला कर रहा है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिवॉल्यूशन लाने की वजह से कोने कोने में यूनिवर्सिटीज आए। आज के तारीख में नौजवान लोग डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, ये सब सारे बनने के लिए उन्हीं का कोशिश हासिल की। और इंदिरा जी ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनलाइज्ड बैंक्स, बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ने इंदिरा जी ने किए। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक इस देश में गरीब हटाओ स्लोगन से लेकर हर जनता को रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए कोशिश की। उसके बाद राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, another 30 years. They have taken a policy decision cautiously. Closed economy से लेकर open economy तक, कंप्यूटर से लेकर टेलीकॉम रेवोल्यूशन तक, वोटिंग राइट 21 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स बनाने के लिए इस देश यूथ को वोट देने का हक, चुनने का हक, इस देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, 18 साल का लड़का जो
डिसीजन दे सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर पंचायत प्रेसिडेंट तक पावर ट्रांसफर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73, 74, लोकल बॉडीज को जो महात्मा गांधी जी ने सोच रहा था, गांव गांव में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इवॉल्व करने के लिए राजीव गांधी जी ने कोशिश की है। राजीव गांधी जी ने इस देश में जो कंप्यूटर, जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाए, उनके वजह से आज एबीपी नेटवर्क से लेकर जो भी नेशनल मीडिया या अदरवाइज वी आर कॉम्पिटिटिंग विद अदर वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ राजीव गांधी डिसीजंस। जब पीवी नरसिम्हा राव जी यहीं के, हम गर्व से कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव इस धरती का पुत्र, तेलंगाना से ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस देश को राइजिंग इंडिया जो स्टेटस दिए, दैट इज पीवी नरसिम्हा राव। वो हमारा इस धरती का पुत्र। क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी किए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बाकी को दुनिया को मुकाबला करने के लिए इतना शक्ति दिए इस देश को, पीवी नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी ले आकर इस देश को तरक्की करने के लिए बहुत कोशिश की है। उन्हीं ने इस देश को एक इंटेलेक्चुअल फाइनेंस मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस किए, श्री मनमोहन सिंह जी। वही फाइनेंस मिनिस्टर इस देश का प्रधानमंत्री बनकर सोनिया जी के नेतृत्व में इस देश को आगे ले जाने के लिए कोशिश किए। जब राजीव जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक और 3 मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने ले लिए, बिजली, सड़क, पानी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक जो कदम उठाए, रोटी, कपड़ा और मकान। सेकंड जनरेशन ऑफ लीडर्स मिस्टर राजीव गांधी एंड पीवी नरसिम्हा राव ने ये कदम उठाए, बिजली, सड़क और पानी। Another 30 years almost they have driven like anything इस देश को आगे ले जाने के लिए। बिजली के बारे में गांव गांव में, कोने कोने पे, आदिवासियों के इलाका में बिजली ले जाकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आने के लिए ये बिजली, सड़क और पानी का जो कदम उठाए राजीव गांधी जी एंड पीवी नरसिम्हा राव जी। Another 30 years, we are midway of 30 years, third round of 30 years. मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक कदम उठाए, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। These नवरत्नास लाइफलाइन फॉर द कंट्री। ये नवरत्नास इस देश को दिए। 140 करोड़ लोगों को आज के तारीख में रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है, उसी के ऊपर आज देश चल रहा है। ये पूरा तैयारी ये प्लाटर ने, कांग्रेस पार्टी ने तैयार करके देने के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का प्रधानमंत्री बने। मैं आज पत्रकारों के सामने ये सवाल पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री को, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने, अच्छा है आपके लिए, आपके पार्टी के लिए, मगर देश में आप कौन सी रेवोल्यूशन लाए? इस जाति को आप क्या दिए? बार बार इमोशनल मुद्दों को उठाकर चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मगर इस जनता के लिए आपने क्या किया? अब क्या देने के लिए कोशिश की आपके पार्टी ने? हर पार्टी को तोड़ने का, नहीं तो इमोशनल मुद्दों को राजनीति में ले आकर सरकार चलाने के लिए कोशिश किए। अब हां, जरूर कुछ किए, किसान के खिलाफ काला कानून लाए, बेरोजगारी दी है इस देश को,
इस देश में साउथ नॉर्थ एक डिवीजन लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, जब जब कांग्रेस पार्टी के नेता लोग प्रधानमंत्री अगर बने, नॉर्थ इंडिया से अगर प्रधानमंत्री बने तो साउथ इंडिया को राष्ट्रपति देने का एक रिवाज थे। दैट इज वाई सो मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम तेलंगाना और साउथ इंडिया, नीलम संजीव रेड्डी से लेकर अब्दुल कलाम तक इस देश का राष्ट्रपति बने साउथ से। इसीलिए देयर इज एन gentleman agreement between north and south, but you have refused to give anything to south. हमारे वोट चाहिए, हमारे पैसे चाहिए, मगर वापस आप नफरत देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी आने के बाद हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी, नरेगा, बहुत सारे रेवोल्यूशन डिसीजंस सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए 1, यूपीए 2 ने ये सब सारे इस देश को दिया हुआ है। 15 साल में नरेंद्र मोदी जी इस देश को क्या दिया, आज इस देश का युवता सोचना है। मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मैनेजमेंट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सब सारे देश के लिए क्या काम के, कुछ अच्छा के लिए अगर आप कुछ कोशिश किए तो ठीक रहेगा, मगर वो कोशिश ही नहीं है। हर बार राजनीति में चुनाव जीतने का एक ही मकसद है उन लोगों का, चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप कभी भी देखो, चुनाव होते ही 2 दिन के बाद he has not reviewed anything, he has not reviewed any government policies, he has reviewed another state election or another political things he is doing. तो इसीलिए अभी ये नॉर्थ साउथ के सवाल, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट सीट्स, डिविल्यूशन ऑफ रूपी, मैं 2 एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। खासकर तेलंगाना से केंद्र सरकार को अगर 1 रुपए हम बेच दिए तो केंद्र सरकार ने 40 पैसे हमको वापस दे रहा है। जहां उत्तर प्रदेश से 1 रुपए केंद्र सरकार को अगर टैक्स में मिले तो 7 रुपए उत्तर प्रदेश को जा रहा है, बिहार को 6 रुपए जा रहा है, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, द entire south is paying much tax than north India. in return हमें क्या मिल रहा है? और दूसरी बात रहा डिलिमिटेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन डिसीजन टू इंप्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। हम जो केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी डिसीजन लिए, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड दैट पॉलिसी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रेडी टू अप्रिशिएट साउथ. They wanted to punish South India. Why? Because of Narendra Modi ji is the Prime Minister of this country, who is representing from North, from Gujarat. Straight I am asking Narendra Modi ji को, आप गुजरात में गिफ्ट सिटी दे सकते हैं, बुलेट ट्रेन दे सकते हैं, सब कुछ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो भी आए आप गुजरात को ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर आप दूसरे हाथ से ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कोशिश कर रहा है. खाली गुजरात से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ेगा इस देश में? वही अमेरिका इज हैविंग 35 करोड़ पॉपुलेशन, बट द अमेरिकन इकोनॉमी इज $25 ट्रिलियन इकोनॉमी, whereas China is $18.5 ट्रिलियन इकोनॉमी. व्हाट अबाउट इंडिया? भारत ने $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी. पॉपुलेशन वाइज वी आर द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट इकोनॉमी वाइज वी आर लोएस्ट ऑफ दिस कंपैरेटिवली
यूएस और चाइना। क्योंकि इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री बनने के बाद, बनने से पहले आप कई राज्य से रिप्रेजेंट किया होगा, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद आप इंडिया को विजुअलाइज करना, हिंदुस्तान को तरक्की करने के लिए प्रधानमंत्री कोशिश करना है, मदद देना है। अगर सचमुच इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अगर कोशिश करना है, तो इस देश में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर देयर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद. Telangana is having one city, metropolitan city. You have developed Sabarmati riverfront in your Ahmedabad, but your people are opposing our Musi River Development Front. Why? Why you people are making this obstruction? Why? Because we are going to compete with Gujarat. They wanted to finish Telangana and Hyderabad. That is why BJP people are opposing my Musi River Development Front, my future city, my regional ring road, my radial roads, my irrigation projects. Why? Because I am going to compete with Gujarat. It is not vibrant Gujarat. It is a fact that vibrant Telangana, raising Hyderabad. They know that कांग्रेस पार्टी जनता की सरकार आज के तारीख में तेलंगाना तरक्की के लिए जो कोशिश कर रहा है उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति दोनों मिलकर कॉन्स्पिरेसी से तेलंगाना को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं पत्रकार मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, पहला दिन बीआरएस कुछ मुद्दा उठाएंगे, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किशन रेड्डी जी, बंडी संजय जी, being an union cabinet ministers, how come day to day they are opposing government policies? If they have any grievance, I openly said that come and discuss with the Telangana state government. I am there to explain to everything. I have appointed an international consultant for Musi River Development Front and my future city. I wanted to construct a future city. Why? What is the problem? You can construct your gift city. Why can't Telangana? Why can't Revanth Reddy cannot build a future city? What is the problem? Why you people are opposing? If you want to oppose everything, then how come India is going to reach 5 trillion economy? How come Narendra Modi dream is going to come true? इसका मतलब जो गुजरात को मुकाबला करने के लिए जो कोशिश करेगा उनको आप indirectly you are pushing in a corner, which is not correct. I have told everything. When Kanyakumari in Tamil Nadu, Mahatma Gandhi ji ka, it is very similar. Bapu Ghat is here. Musa Isa river front. दो नदियों का संगम से Bapu Ghat is there. I wanted to get Godavari water for Musa and Isa. त्रिवेणी संगमम मैं बनाना चाह रहा हूं, जहां पर बापू घाट है वहां पर 200 एकड़ में द वर्ल्ड बेस्ट डेस्टिनी ऑफ गांधी जी आइडियोलॉजी मैं कुछ बनाना चाह रहा हूं। आप वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप बनाए, हम कांग्रेस पार्टी रोकने के लिए कोशिश नहीं किए। हम सरकार में थे, हम काम किए। हम अपोजिशन में थे, आप अच्छा काम किए तो हम मदद किए। वी आर नॉट डिस्ट्रक्टिंग फोर्स, we are a constructing force. We know how to run the government. We know how to develop the country. We know how to develop, how to build relation between state and central. I'm trying my best to perform. So these people are opposing Bapu Ghat also. Because of you people hate Gandhi ji. जब वल्लभ भाई पटेल जी का आप इतना बड़ा स्टैचू बना सकते हैं, वही गांधी जी का स्टैचू तेलंगाना में हम क्यों नहीं बना सकते? हम गांधी जी के वारिस हैं, इसीलिए हम गांधी जी के स्टैचू, वी वांटेड टू बिल्ड वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनी इन द वर्ल्ड। गांधी जी आइडियोलॉजी के लिए कोई देखना है, कोई सुनना है, कोई दर्शन करना है तो बापू घाट इन तेलंगाना हैदराबाद आने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। मगर
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति दोनों मिलकर यह प्रोजेक्ट रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आज एबीपी माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं, डोंट बिकम एन डिस्ट्रक्टिंग फोर्स। इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। Why you wanted to finish Telangana? 60 years we have fought for Telangana state. 1200 youngsters have sacrificed their lives for Telangana. इतना आसानी से तेलंगाना राज्य नहीं बना। जैसा महाराष्ट्र से गुजरात बना, इतना आसानी से तेलंगाना नहीं बना। There are hundreds of youths, they have sacrificed their lives. That is how we have got this Telangana state. The youngest state of the India is Telangana. क्यों? हम गुजरात जैसा हम डेवलप नहीं होने। और दूसरी बात, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जी, वो क्लेम करता है फ्रीडम फाइटर, मुझे कोई आबादी नहीं है। वो क्लेम करता है वे आर फ्यूचरिस्टिक सीएम, आई डोंट माइंड। But why can't as opposition leader you are not performing? आप जमींदार तोड़िए। 10 महीने से फार्म हाउस में रहकर उनके लोगों से तेलंगाना को जितना नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करना है, पैलेस में बैठकर पैलेस पॉलिटिक्स करने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं आज पत्रकारों से पूछ रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं पर इस देश में 10 साल मुख्यमंत्री सरकार चलाए सो वाले 10 बार सेक्रेटेरिएट को नहीं ही आया, 10 महीने से एक बार भी असेंबली को नहीं आया। एक दिन गवर्नर स्पीच में आया, 10 मिनट बैठकर उठ के चला गया। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन 10 महीने में एक बार भी असेंबली में आकर नहीं बैठा, जनता के तरफ आवाज नहीं उठाया। वो आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, रहने के लिए हक है क्या? आप लोग सोचो। उनको डेमोक्रेसी में अगर भरोसा है तो क्यों बाहर नहीं आ रहा है? कि उनका सोच है वो जमींदार है, हम लोग गुलाम हैं। गुलाम का दर्शन जब जमींदार चाहिए तो तब देने के लिए सोच रहा है। मगर ये तेलंगाना तो आर्म स्ट्रगल मूवमेंट, आप लोगों को पता है, निजाम सरकार के खिलाफ किसानों ने जो आर्म स्ट्रगल मूवमेंट बनवाया, निजाम सरकार को हटा दिए। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स में नक्सलबरी मूवमेंट आए तेलंगाना में। आज के तारीख में जितना भी नक्सलबरी मूवमेंट को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीड कर रहे, आउट ऑफ 19 सेंट्रल कमिटी मेंबर्स, आउट ऑफ 19 11 आर फ्रॉम तेलंगाना, हु आर रिप्रेजेंटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। यहां के जनता लोग किसी नवाब को, किसी सरकार को, किसी जमींदार को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए आज के तारीख में मैं यहां से, यह मंच से मैं साफ कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जी से, आओ मिलो। हम सरकार से चुनकर आए सो हम ऐसे वैसे आके कुर्सी में नहीं बैठे। जनता की आवाज सुनकर, जनता मैंडेट दिए तो हम लोग सरकार बनाए, जनता की सरकार बनाए। हम लोग सरकार को चलने दो। अगर आपको पसंद नहीं है तो घर में बैठ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर रोकने के लिए कोशिश की है ना, वो जनता देख लेंगे। क्योंकि आपको सरकार से उठा के अपोजिशन स्टेटस दिए, मगर पार्लियामेंट में 4 महीने में आपका बीआरएस का परफॉर्मेंस देकर पार्लियामेंट चुनाव में 0 दिए, 17 सीटों में हरा दिए, 7 सीटों में डिपॉजिट जब्त हो गए। 37% वोट से 16% वोट तक बीआरएस के सरकार, और 4 महीने में वोट गिर चुका है। तो जनता टाइम एंड अगेन दे आर गिविंग देयर वर्डिक्ट। ही हैज टू अंडरस्टैंड, ही हैज टू लर्न फ्रॉम द पब्लिक। जनता क्या सोच रहा है, जनता क्या चाह रहा है। तो आपको कुछ केसेस है, हमें पता है।
आपको कुछ मजबूरियां हैं, वो मजबूरी से आप मोदी को जिताने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। 7 सीटों में इनका डिपॉजिट जब्त हो गया। 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता था लोकसभा चुनाव में। लोग इतना अंधा नहीं है आप क्या कर रहे हैं, कहां पहुंचा रहे हैं आपके वोट को, आपके दोस्तों को। मैं चुनाव से पहले कहा था भारतीय जनता पार्टी को इस बार, पहले कहा था वो लोग इस बार 400 पार, मैं कहा था 240। 2 महीने पहले मैं कहीं पत्रकार के इंटरव्यू में मैं कहा था डाट 240। आई हैव टोल्ड 240 डाट। नरेंद्र मोदी जी को 240 सीट्स मिले, केसीआर को 1 सीट भी मिलने वाले नहीं है। मैं कहा था चुनाव से पहले 1 सीट भी नहीं मिला उनको। मैं इस बार ये 2 सरकार राज्य में जो काम किया हुआ है, केंद्र में जो सरकार है, तेलंगाना तरक्की के लिए अगर आप लोग कोशिश नहीं किए तो अब दोनों को अपोजिशन स्टेटस भी दोबारा नहीं मिलने वाले। इसीलिए आज के तारीख में तेलंगाना राइजिंग हैदराबाद के लिए जो मदद करेगा उन लोगों को तेलंगाना जनता वेलकम करने वाले हैं। आप हैदराबाद में आकर ये इतना अच्छा प्रोग्राम बनवाए, हम दिल से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हैदराबाद इज वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। हैदराबाद इज द प्लेस फॉर everything. People are saying that you compete with Bangalore, you compete with Mumbai. But I don't want to compete with any city in India. I wanted to compete with world. I wanted to compete with New York, London, Tokyo. That is what my capacity, that is what my dream. Come and join with us. ड्रीम हम पूरे करने के लिए आपका मदद जरूरी है। धन्यवाद मित्रों। Thank you for that special address, sir. May we request you to kindly take your seat. Thank you so much for that inspiring address. And now I request Debang, senior journalist and anchor ABP News, to kindly come onto the stage and take our first session of the day, Under the Shadow, Growing into Adulthood. Mr. Debang, the senior journalist and anchor, and over to you. Thank you. नमस्कार, मैं हूं दिबांग। हैदराबाद से सदर्न राइजिंग समिट में आपका स्वागत है और हमारे साथ बेहद खास मेहमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आपका स्वागत है। चूंकि न्यूज़ चैनल है तो जो गर्म बातें आज हो रही हैं, जिसकी चर्चा देश भर में है, वहीं से शुरू करते हैं और साउथ से भी जुड़ी हुई बात है। हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और दक्षिण के केरल राज्य से वायनाड सीट से लड़ रही हैं। 130 सीटें हैं दक्षिण भारत में लोकसभा की। आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं राजनीति बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा हूं। परिवार के जिम्मेदारी उठाने के लिए सोनिया जी कोशिश कर रही, क्योंकि जिस दिन केरला की जनता राहुल जी को चुनाव 2 बार जिताए, तो राहुल जी उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करने के बाद केरला जनता को ऐसी बीच सड़क में छोड़ने के लिए गांधी परिवार तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रियंका जी को वायनाड से चुनाव लड़वा रहे। प्रियंका जी इज गोइंग टू परफॉर्म हर बेस्ट। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं प्रियंका जी को। आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर and I wanted to thank Gandhi Parivar. Why? Because they are trying to get South people to get equal share.
एक जब ये चुनाव हो रहे थे तो एक कोशिश ये भी थी कि सोनिया गांधी को चुनाव लड़वाएं और मरकाजगिरी जो आपकी सीट है वहां से लड़वाने की बात थी। आप लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास किया, तो क्या हुआ फिर उसमें? तो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि सोनिया जी ने 70 साल के तेलंगाना दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ हर वर्ड वी हैव गॉट दिस तेलंगाना। मैं बहुत कोशिश की है सोनिया जी को यहां से रिप्रेजेंटेशन करवाए, तो जनता का जो सोच है, सोनिया जी इस तेलंगाना 4 करोड़ जनता को उनके परिवार मानती है। वो परिवार के तरफ से लोकसभा में रिप्रेजेंट किए तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्राइड। But because of other reasons, they have not contested from Telangana. Even I have proposed for Rajya Sabha from Telangana, but party has taken a decision to take Rajya Sabha from some other place. फिर भी यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं किए तो भी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 150 डेज 4000 किलोमीटर्स तब तेलंगाना में आया था। 22 डेज ही हैज वॉक्ड इन फ्रॉम तेलंगाना। तो तब ये कहा हम तेलंगाना के सिपाही बनकर दिल्ली में लोकसभा में हम आवाज उठाएंगे। तो जब भी जरूरत है राहुल गांधी जी इज देयर टू रिप्रेजेंट तेलंगाना, वी आर हैप्पी फॉर दैट। मगर आज भी हम लोग थोड़ा दुखी में है सोनिया जी यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं किए। इसका मलाल है आपको। एक बात जो हम दिल्ली से देख रहे हैं और दिल्ली के अखबारों मगर में दबांग जी अगले बार सोनिया जी को यहाँ से रिप्रेजेंट करवा देंगे। जरूर करवाएंगे। अच्छा, इस पर ताली बजानी चाहिए। हैदराबाद के लोग हैं, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि एक बात जो दिल्ली से हम जब देखते हैं तो एक बड़ी चौंकाने वाला बयान आया साउथ के एक मुख्यमंत्री का, स्टालिन साहब का। कह रहे हैं कि साहब 16 बच्चे पैदा कीजिए। और हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि एक कहावत है तमिल की, उस पर उन्होंने कहा, और डीलिमिटेशन से एक बात जुड़ती है। जानकार बता रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन जो आबादी के हिसाब से होता है वो लागू हो तो केरल जिसकी 20 सीटें हैं वो 20 की 20 रहेंगी, और उत्तर प्रदेश जिसकी अभी लोकसभा में 80 सीटें हैं वो बढ़कर 143 हो जाएंगी। हाउस का टोटल साइज 848 का हो जाएगा। क्या रास्ता है इसका? इट्स ए पॉलिसी डिसीजन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग जो चाहिए वही हिसाब से बनाना है। अगर साउथ का फेयर शेयर नहीं मिले तो उसका मुकाबला करना पड़ता है। कोई भी डिलिमिटेशन का अगर बिल आए, कुछ सोचे, इट्स ए सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फेयर शेयर देने के लिए। अगर 80 सीट्स वाले को कितना प्रोपोर्शनेट बढ़ रहा है, 17 सीट्स वाले को उतना ही प्रोपोर्शन से बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पनिश नहीं कर सकते। क्यों? जो सरकार जो रास्ता दिखाए, सरकार जो आदेश दिया हुआ है हम तो पालन किए। मैं गुड बिहेवियर को आप पनिश नहीं कर सकते कि जो सरकार के बात नहीं सुना है आप उन लोगों को फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली यू वांटेड टू एम्पावर जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल रीजंस। तो ये मामला नॉर्थ साउथ का मुद्दा बन जाएंगे, तो वो देश के लिए ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि इसको? नहीं, हम लोग तो रिप्रेजेंट करेंगे यहीं से, क्योंकि साउथ से हम लोग अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, ये सबका मुद्दा है। मतलब कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी के लिए अलग अलग नहीं है, हर पार्टी के लिए, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी हु आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम साउथ, दे हैव टू रिएक्ट, दे हैव टू टेक ए पॉलिसी डिसीजन। नॉर्थ में जो हर प्रदेश का जितना सीट्स है, जितना बढ़ रहा है परसेंटेज ऑफ द सीट्स, इक्वली तेलंगाना के लिए भी उतना ही बढ़ना पड़ेगा, उतना ही आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। अगर चुनाव में कौन जीतने वाले कौन हारने वाले वो बात अलग है। अगर आप लोग वो फेयर शेयर में अगर नहीं दिए तो विदाउट साउथ ऑल्सो दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, देन वी डोंट गेट आवर रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे वोटों से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जब जरूरत नहीं है तो हम नेग्लेक्टेड कम्युनिटी बन जाएंगे। हम लोग राजी होने के लिए तैयार नहीं है। नेग्लेक्टेड कम्युनिटी जैसा काले स्पेक्टेटर देखते हुए हम प्रेक्षक नहीं बनना चाह रहे, हम हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं। हिस्सेदारी के लिए, हमारे हिस्सा के लिए हम जम के लड़ेंगे। एक और मुख्यमंत्री हैं, क्या हो रहा है साउथ में? एक और मुख्यमंत्री हैं आपके बगल के राज्य आंध्र प्रदेश के, चंद्रबाबू, वो भी कह रहे हैं कि साहब बच्चे पैदा कीजिए। वो बोल रहे हैं कि नहीं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है, उम्र बढ़ रही है, बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे, यंग लोग कम हैं। और उसकी जो बात है वो इससे जुड़ती है कि आबादी का जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 है, 2.1 है।
लेकिन हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में तेलंगाना में 1.8 है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां 2 से ऊपर है, बिहार में 3 है। तो क्या ये एक बड़ी समस्या है कि लोग बूढ़े हो रहे हैं और रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा? सही, ये देश का मुद्दा है। तो मैं जब आजाद मिला था तब लाइफ स्पैन वाज एवरेज इज 32 ईयर्स, नो वन नोज दैट। जिस दिन हमको 1947 में आजाद मिला था उस दिन लाइफ स्पैन ऑफ इंडियन एनी अदर पर्सन एवरेज वाज 32 ईयर्स। रिफॉर्म्स के बाद हेल्थ के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जो लगातार जो कदम उठाए 56 ईयर्स को आगे, आज के तारीख में ऑन एंड एवरेज लाइफ स्पैन इज 80 ईयर्स। तो धीरे धीरे लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले 15-20 ईयर्स में इट विल रीच अप टू 100 ईयर्स। तो जो यंगर जनरेशन कम होते गए तो वी विल बिकम अनदर जापान। जापान में रोबो क्यों वो लोग इन्वेंट किए? नेसेसरी। तो इस देश में यूथ का बहुत जरूरी है। आज तो नियर अबाउट 50% इज द यंगर जनरेशन, मगर गोइंग फॉरवर्ड ये यंगर जनरेशन पूरा आफ्टर 20 years they'll become 60, 70, 80 years. सो इस देश का जो पॉपुलेशन है, ओल्ड एज का अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो इस देश में जो यूथ के कम हो जाएंगे। फैमिली प्लानिंग के वजह से हर परिवार को एक अगर लड़का लड़की कोई भी हो तो ऐसे देखते देखते पॉपुलेशन कम होते जाएंगे, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ते गए तो देश के लिए नुकसान है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जी ने कुछ कहा होगा, मगर यहां पर अब देश सोचना है। इट इज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो ये देश को जो अच्छा है, जिस दिन फैमिली प्लानिंग का जरूरत था, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मुद्दा था, एजुकेशन का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, सब कुछ मुद्दा था, हेल्थ का मुद्दा था, तब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए देश सोच रहा था। आज के तारीख में सरप्लस फूड हो गए, सरप्लस कंट्री, पावर सरप्लस। तो ये जगह में अभी आज के तारीख में देश के लिए क्या अच्छा है, हम लोग सोचकर अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट एज वेल असेंबली में चर्चा होना है। देश के लिए जो अच्छा है वो कदम उठाना है। एक और बात है, जब हम ये दो मुख्यमंत्रियों की बात से तो आप सहमत लग रहे हैं, एक और बात है जिसकी भी दिल्ली में बड़ी चर्चा होती है और वो आपसे जुड़ी हुई है। वो बात इससे जुड़ी हुई है कि अगर आप देखें तो जीडीपी में कुल दक्षिण के 5 राज्यों का, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जीडीपी में करीब 30% जो हमारी जीडीपी है, हमारे देश की जीडीपी है, वो इन राज्यों से आती है। आबादी अगर हम देखें, पॉपुलेशन देखें तो 19.6% है, आबादी काफी कम है, लेकिन जो आपको वापस मिलता है 30% देकर वो करीब 16% है। आप कहते हैं कि मैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता हूं, तो कैसे होगा? फाइनेंस कमीशन आया हुआ था तेलंगाना को हमारे राय लेने के लिए, तब मैं ये कहा 50% फॉर मेरिट, रिमेनिंग 50% फॉर अदर थिंग्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। नाउ आज के तारीख में जो भी केंद्र सरकार को जो राज्यों से पैसे आ रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने में लग गए। पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने की वजह से उत्तर प्रदेश एंड बीमारू स्टेट्स, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बीमारू राज्यों को ज्यादा पैसे जा रहे हैं। जो साउथ के हम लोग हैं, पॉपुलेशन कम रहने के वजह से हमको पैसे कम मिल रहा है। इसीलिए आई हैव रिप्रेजेंटेड टू फाइनेंस कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन से जजमेंट्स ऑन रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट 50% फॉर मेरिट, 50% फॉर अदर बैकवर्ड हिस्सा। तो मैं आज यही व्हाई कांट अप्लाई फॉर फाइनेंस थिंग? 50% फॉर मेरिट, हु आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द कंट्री, they have to get at least 50% on merit, remaining 50% on the population. क्योंकि एक बार आवाज उठाने के बाद, एक बार कदम उठाने के बाद, एक बार चर्चा शुरू होने के बाद ये मामला तो आगे आएंगे। इसीलिए मैं केंद्र सरकार को मैं साफ कह दिया कि 50% हैज टू गेट ऑन मेरिट। व्हाई? बिकॉज आई एम कंट्रीब्यूटिंग मोर देन एनी स्टेट, देन आई हैव टू गेट माई फेयर शेयर। नहीं है तो एक दिन ये मुद्दा बन जाएंगे। तेलंगाना भी ऐसा ही हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में जो बंटवारा था सही तरीके से नहीं हो रहा था। बहुत बार बोल बोल के थक जाने के बाद हम लोग अलग राज मांगे। तो इस देश में अनरेस्ट किसी को आए तो केंद्र सरकार ने वो अनरेस्ट को अंडरस्टैंड करना, अनरेस्ट को दूर करने के लिए कोशिश करना है।
दक्षिण में कई जो राज्य सरकारें हैं वो विपक्षी सरकारें हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्रियों की आप कोई ऐसी योजना कि सब लोग मिलकर बैठे हैं, इस पर सोचें, मंथन करें? क्योंकि मुझे मालूम है कि फाइनेंस मिनिस्टर तो केरल में बैठे थे, दक्षिण भारत के सारे। ऐसी कोई योजना है, आप कुछ करना चाहते हैं इस पे? यस, आई हैव इनिशिएटेड दिस इशू। सिद्धरामैया जी से मैं कहा था, वाई बिकॉज साउथ में वो बड़ा सीनियर नेता है। सिद्धरामैया जी अगर लीड किए तो साउथ के लिए अच्छा होगा, मगर अनफॉर्चुनेट ही इज फेसिंग सम पॉलिटिकल वेंडेटा केसेस, तो नहीं हो पाया। साउथ में तो खाली चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए सरकार में शामिल है और बाकी के सब लोग एंटी केंद्र सरकार के जो सरकार है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं आगे अभी हम कदम उठाने का बहुत ज़रूरी है। अगर सिद्धरामैया जी अगर ये कदम उठाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो मैं आई विल कोऑर्डिनेट विथ एवरी चीफ मिनिस्टर टू कंडक्ट ए साउथ सेमिनार फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स, वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस आर देयर। लोग ताली बजा रहे हैं, लोग आपकी बात को अप्रूव कर रहे हैं। अब लौटें तेलंगाना पर। 2 साल पहले तो कोई सोचता नहीं था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे याद है 3 दिसंबर सुबह 2023 की बात है, सुबह सुबह हम लोग स्टूडियो पहुंचे और मैं सबसे कह रहा था कि भाई अनुमुला नाम का एक आदमी है, वो देखते हैं आज कमाल करेगा कि नहीं करेगा। और आपका पहला नाम अनुमुला ही है, आपने वो कमाल किया और एक तरीके से मेरी बात सही हुई, उसका धन्यवाद है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 बड़ी वजह क्या हैं आपको लगता है कि आपकी जीत हुई तेलंगाना में? 3 बड़ी वजह। तो ये जीत मेरा जीत नहीं है। पहला यह जीत है तेलंगाना की जनता की जीत, क्योंकि बहुत उम्मीद से लड़कर शहीद होकर तेलंगाना हासिल किए। बहुत उम्मीद से चंद्रशेखर राव को 1 बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, मगर 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बेरोजगार तेलंगाना आंदोलन में जो लीड पार्ट किया था, किसी तेलंगाना युवता को नौकरी देने के लिए कोशिश नहीं किए। उनके परिवार में बेटा बेटी दामाद उनके रिश्तेदारों को जितने भी है पूरे परिवार को हर 21 years plus who is eligible for nominated post or election, he has given everything to his family. He is thinking that तेलंगाना family का मतलब है उनके परिवार. He is thinking that KCR is तेलंगाना, तेलंगाना is KCR. तो वो तरीका से 10 साल यहाँ के 4 करोड़ जनता का जो उम्मीद था उम्मीद तोड़ दिए। तो जनता ने डिसाइड कर लिए जब निजाम सरकार को हटाए, केसीआर कोई बड़ी बात नहीं है, तो जनता डिसाइड कर लिए केसीआर को हटाने के लिए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता 10 साल जितने भी केसेस प्रॉपर्टी लॉस वो लोग लड़ के जेल में गए, कुछ लोग डेथ हो गए, तो पूरा कांग्रेस कैडर ने रिजुनवेट हो गए कि इस बार केसीआर को हराना ही हराना, नहीं तो ये प्रदेश ये राज्य के लिए ठीक नहीं है। वो 2 मिलने के बाद मैं आगे खड़ा रहा, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। टाइम एंड अगेन आई वेंट टू जेल। टुडे ऑल्सो आई एम हैविंग 182 केसेस। सो बीइंग एन MP, being an PCC president, being a working president, he has booked hundreds of cases. तो वो नतीजा ऐसा निकला कि केसीआर ने एक फ्यूडल माइंडसेट से अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर से राज्य चलाने के लिए सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे, इस बार उनको हटाने के लिए। तो ये 3 मुद्दे कांग्रेस को प्रजापालना जो हम लोग మార్పు కావాలి కాంగ్రెస్ రావాలి, दिस इज व्हाट आवर तेलुगु स्लोगन। तो चेंज के लिए कांग्रेस सरकार बनाने के लिए हम लोग 6 गारंटी दिए। सोनिया जी सितंबर 17, 2023 हमारे 6 गारंटी को तेलंगाना में आकर सोनिया जी ने जो वादा किए थे कि हम वादा किए तेलंगाना दिया। इस बार मैं वादा कर रहा हूं 6 गारंटी हम जरूर तेलंगाना जनता वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट के लिए बात दिया हुआ। इसीलिए आज के तारीख में फ्री बस, हम फ्री बस दे रहे हैं। 1 करोड़ के ज्यादा महिलाओं ने ये फ्री बस फैसिलिटी यूज किए। आई हैव पेड टू RTC 3,500 crores फॉर फ्री बस एंड 500 rupees सिलेंडर एंड 200 units फ्री, 10 lakh rupees फॉर राजीव आरोग्यश्री
I have given last 10 months 50,000 government jobs. I am challenging in this country. Any Rajya mein, including Gujarat, within 10 months I have given 50,000 jobs. Government, not in private. तो जो बात दिया हुआ है हम लोग 6 गारंटी में हर गारंटी को एंड किसान कर्जा माफी इस देश में आज तक फ्रीडम से लेकर आज तक 18,000 crores within 25 days I have paid to किसान लोगों को 22,22,365 किसानों को up to 2 lakh खर्चा माफी किए. I have paid 18,000 crores within 25 days. इस देश में मैं सवाल कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी से, कोई राज्य सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए कोई किसान कर्जा माफी कौन किया? मैंने किया. तेलंगाना सरकार कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है. तो ये सब सारे बातें हम लोग जो वादा किए थे चुनाव के समय पर हम कर चुका है, करके दिखाए. और आप ये जो बोल रहे हैं कि केसीआर अनडेमोक्रेटिक थे, उसमें तो हम देख रहे हैं कि आप भी कुछ कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं. केसीआर भी पूरा विपक्ष खत्म कर देता था. मैं गिन रहा था कि 9 हैं, फिर मुझे पता चला कि नहीं 10 एमएलए वहां से इधर आ गए. तो ये सब क्या हो रहा है? कभी जो जीता वही सिकंदर. अच्छा, आपको तो पता है ना. तो मद्रास कैफे में आप ही कुछ कहा था ना. जी जी बिल्कुल. तो मैं सरकार मानने 30 दिन से पहले बीजेपी और बीआरएस ने यह कहा इसका सरकार को हम गिराने वाले हैं. तो मैं इतना लड़कर हमारे कार्यकर्ता लोग इतना लड़कर सरकार बनाने के बाद एक ही महीना में केंद्र सरकार और यहां के अपोजिशन दोनों मिलकर सरकार गिराने के लिए कोशिश किए. तो ये 10 एमएलए ये कहा अगर भाई आपको गिराने के लिए कोशिश करो, हम खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं, हम रेवंत जी को कांग्रेस को मदद करने के लिए हम हाजिर है. तो इसीलिए 10 लोग वहां से इधर आ गए कि सरकार को जो गिराने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे साथ में है. ये बताइए कि अगर आप देखें चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से वो थे, टेक्नोक्रेट जैसे थे, खुद को सीईओ तक बोलते थे. वाईएसआर बिल्कुल ऐसे जो बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स लगाते थे. ये उनके बाद जो आए वो बड़े बड़े सपने देखते थे. आप किस तरह का मुख्यमंत्री दिखवाना चाहते हैं? किस तरह की आपकी ड्रीम्स हैं? किस तरह की योजनाएं हैं आपके अपने राज्य के लिए? मैं मुख्यमंत्रियों से कंपैरिजन नहीं कर लेता हूं. मैं ये कंपेयर कर ले सकता हूं जरूर इंदिरा जी, राजीव जी, पीवी नरसिंह राव जी. वेलफेयर एंड डेवलपमेंट 2 पैरेलल्स. सो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के साथ साथ माय पॉलिसी इज दैट हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो आज के तारीख में लोगों को खाने का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. एवरीवन इज गेटिंग देयर फूड और देयर जॉब. बट हेल्थ इज वेरी एक्सपेंसिव, एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव, एम्प्लॉयमेंट क्योंकि यूथ को एम्प्लॉयमेंट के बहुत दिक्कत आ जा रहा है. इसीलिए वी वांटेड टू एक्सपेंड अवर तेलंगाना. जो पॉलिसी है चाइना +1 कंट्री, जो नेशनल इंटरनेशनल जो पॉलिसी चर्चा हो रहा है चाइना +1 कंट्री. व्हाई कांट चाइना +1 कंट्री इज तेलंगाना? तेलंगाना इज द डेस्टिनी ऑफ चाइना +1. So I wanted to urbanize. That is why I planned for regional ring road. Urbanization is the one solution for economic growth. तो इसीलिए हम मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट लिए, इसीलिए हम लोग फ्यूचर सिटी बनवाए, इसीलिए हम लोग रेडियल रोड्स ले रहे हैं, इसीलिए हम रीजनल रिंग रोड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग साउथ कोरिया गए, इसीलिए हम लोग यूएस गए, इसीलिए हम दावोस गए. सो इन्वेस्टमेंट लाना, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आना, हर यूथ को नौकरी दिलवाना, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए. इसीलिए आई हैव टोल्ड दैट $1 trillion इकोनॉमी इज अवर टारगेट फ्रॉम तेलंगाना. मैं वो कहता हूं जो मैं अक्सर अपने शोज में जब आप जीते चुनाव उस दिन रात को भी मैंने कहा, बार बार मैं कहता हूं कि एक तरीके से आप कांग्रेस के लिए एक नया रास्ता खोलते हैं. कांग्रेस की राज्यों में इकाइयां हैं, वहां आप जैसा लीडर होना चाहिए, यानी एक एग्रेसिव लीडर जो जनता से जुड़ा हुआ हो, 24/7 पॉलिटिक्स करे. वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की अब जगह नहीं बची है. 24/7 पॉलिटिक्स करे, बड़ी आक्रामक शैली में बात करे, यूथ को अपने साथ जोड़े. ये एक फॉर्मूला बनता है रेवंत रेड्डी फॉर्मूला, और ये मेरे ख्याल से अगर और राज्यों में भी लागू करे तो कांग्रेस का झंडा वहां भी फहराया जा सकता है. आप अपनी तारीफ सुन के क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये इसकी गुंजाइश है?
शायद राहुल जी तो वही काम कर रहा है, जी। 24/7 पॉलिटिक्स कर रहा है, हर दिन जी। क्षेत्र में जा रहा है। सो जरूर वो देश की प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी गरीबी से आए, गरीबी दिखा के प्रधानमंत्री बने। मैं राहुल जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, दे हैव सैक्रिफाइस्ड थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स. They have come from very rich family. And Indira ji, Rajiv ji, they have sacrificed their lives for the country. शहीद हुए इस देश के लिए. सोनिया जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पदवी त्याग किए. तो 6 जनरेशन दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर मनी, देयर लाइव्स, देयर पोजीशंस. नाउ जब राहुल जी डिस्क्वालीफाई हुआ था एमपी, आफ्टर 75 years, great grandfather, grandmother, father, everyone was represented as a prime minister of India, but he doesn't have any house to stay. सरकार ने बंगला खाली करवाया तो राहुल जी को जाने के लिए घर नहीं था. अमीर से लेकर गरीब बन गए. मोदी जी गरीब में था, गरीब से प्रधानमंत्री बने. मगर यू कंपेयर विथ नरेंद्र मोदी जी एंड राहुल गांधी जी, जो सैक्रिफाइस किया था, दो रिचेस्ट फैमिली से लेकर पूरे स्टफ द पोर को भी आजकल हम तो इंदिरम्मा हाउस दे रहा है. राहुल गांधी जी को हाउस भी नहीं है. तो ऐसा नेता इस देश का प्रधानमंत्री बनने का बहुत जरूरत है. रेवंत रेड्डी जी, आपने सभी सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम ऐसा होता है कि हम जो सोच के जाते हैं कि ये नेता इस तरह का होगा, इस तरह से बोलेगा, उस पर खरा उतरता है, लेकिन आप उन कुछ नेताओं में हैं मेरे अनुभव में जो उस पर खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू. मैं एक बात कहना चाहता हूं दिबांग जी, 2006 June I have got elected as a Jilla Parishad member independent. 2007 I have got elected as a MLC independent from local bodies. जी 2009 June I have become an MLA first time. 2014 June I have become an MLA second time. 2019 June I have become a member of parliament. 2023 दिसंबर में मुख्यमंत्री बने. ये 17 साल में एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं लिए. एक बार मैं जनता के साथ गया. ये 17 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए. जनता लगातार जनता से मिलकर, सुनकर, उनके राय से, उनके सोचधारा से हम लोग काम किए. कोई भी आगे अगर राजनीति करना है तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से कुछ होने वाले नहीं है. पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को लोग भी वैसे ही देखते, पार्ट टाइम. तो जिम्मेदारी अगर निभाना है तो कोई भी आगे राजनीति में तरक्की करना है, कुछ बनना है तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करो, जनता से मिलजुल के काम करो. एक ना एक दिन मौका मिलने वाले. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।